हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में सीजीएल एग्जाम टायर 2 यानी कि मेंस पेपर 2023 का हम लोग क्या करने वाले हैं, रीजनिंग का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है। इसके पहले दो वीडियोस में हम लोग मैथ्स का सॉल्यूशन और इंग्लिश का सॉल्यूशन कर चुके हैं मेंस पेपर 2023 का। तो ये हमारा रीजनिंग के सॉल्यूशन का पेपर है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि मैथ्स और इंग्लिश की तरह ही आपको ये वाला वीडियो भी पसंद आने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन कितना इंपॉर्टेंट होता है। इसके पहले हम लोग सीजीएल 23 का ही अगर हम बात करें तो मैथ्स का पूरा सॉल्यूशन, अगर हम टीयर 1 की बात करें, पूरा का पूरा 39 शिफ्ट का हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। और उसके लिए हमने बना दिया आपके लिए एक प्लेलिस्ट, आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं बेहतरीन सॉल्यूशन। अगर किसी एक क्या बोलते हैं, एक शिफ्ट का 2-4 सवाल भी अगर आपसे कहीं छूट रहा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, थोड़ा हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है, उसी के बेस पे आगे का क्वेश्चन आने की संभावना पूरी पूरी होती है। ठीक है, इसलिए प्रीवियस ईयर बहुत जरूरी है। तो ये हमारा देख सकते हैं सीजीएल 2023 टीयर 2 पेपर 1। ठीक है, तो ये हमारा मैथमेटिकल एबिलिटीज है जो कि हम लोग कर चुके हैं। चलते हैं हम लोग सीधे रीजनिंग पे। उसके पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम बबलू सोनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर सकते हैं हमारे वीडियो को, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को एडुकेस। ठीक है, आइए बढ़ते हैं, हम लोग सीधे चलते हैं रीजनिंग की तरफ। ठीक है, ओके। हाँ, ये आपका पहला सवाल आ चुका है। ठीक है, पहला सवाल अगर आप देखेंगे तो क्या बोलता है कि नीचे एक प्रश्न और उसके दो कथन दे रखे हैं, एक और दो। तो पहचान करना है कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, ये पहचान करना है। तो क्या कहता है कथन, हम देख लेते हैं पहले। दो कथन हम पढ़ते हैं। ये मुझे लगता है कि सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग करने की कोशिश करते हैं। शुरुआत ही पहले ही सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल आपके सामने है। ठीक है, चलिए पहले पढ़ते हैं हम लोग। बी जो है, अच्छा पहले हम ये पढ़ते हैं कि ए बी सी डी ई एफ 6 लोग हैं, एक वृत्ताकार मेज के परितः बैठे हुए हैं। उनमें से प्रत्येक का मुख या तो मेज के केंद्र की ओर है या फिर बाहर की ओर है। ठीक है, मिक्स वाला क्वेश्चन है। तो डी किस दिशा में अभिमुख है, आपको फाइंड आउट करना है कि डायरेक्शन ऑफ डी क्या है। ठीक है, ओके। तो हम क्या करते हैं ना, दो केस लेके चलते हैं या फिर सिंपल एक केस भी लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं कुछ खास। ठीक है, हम एक सर्कल बनाते हैं। अब देखो जरा, मैं यहाँ पे बना दिया एक सर्कल, क्योंकि वृत्त के परितः अगर बैठ रहे हैं तो हम क्या करते हैं, 6 लोग को यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, 4 5 6। अच्छा, एक और केस लेके चलते हैं, कभी अगर मुश्किल हुआ तो उससे हम लोग देख लेंगे। ठीक है दोस्त, ओके। आइए जरा देखते हैं क्या बोलता है कि बी जो है ना वो एफ के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है और दोनों ही केंद्र की ओर अभिमुख हैं। अगर केंद्र की ओर है, मैं इसको मान के चलता हूँ कि अंदर की तरफ देखने वाले, या फिर छोड़ो थोड़ा देख लो, इसको हम भूल जाते हैं। यहाँ ही दिशा हम दिखा देंगे सीधे कि बी जो है वो एफ के दाएं दूसरे स्थान पे। अगर मैं बी को यहाँ पे रखूंगा तो एफ के दाएं दूसरे स्थान पे, क्योंकि दोनों ही अंदर की तरफ देख रहे हैं, कहीं एफ के दाएं हो गया दूसरे स्थान पे। ठीक है, अभी इसको हम छोड़ के चलते हैं, पहला ही लेके चलते हैं। ठीक है, ए और ई के बीच में किसी भी छोर से केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। ए और ई के बीच में किसी भी छोर से केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ए और बी अगर मैं कहीं भी रखूंगा तो उसके बीच में दो ही लोग आएंगे ना, क्योंकि 6, मान लो अगर मैंने ए यहाँ रखा, ई हमको यहाँ रखना पड़ेगा। या फिर अगर हम इसको यहाँ पे ई रखते हैं तो यहाँ मुझे ए रखना पड़ेगा। कौन तो कह रहा है कि सर यहाँ पे ए रख दीजिए, अगर यहाँ पे ए रखेंगे तो यहाँ तो ऑलरेडी एफ है, बीच में दो लोग रखने के बाद यहाँ पे ई तो नहीं आ सकता ना। यानी यही दो पोजीशन फिक्स है ए और ई के लिए। ठीक है, ए और ई के लिए आगे बढ़ते हैं। ए और ई दोनों समान दिशा की ओर अभिमुख है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि ए एंड ई का दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है, ए जो है ना वो बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बिल्कुल समझ गए हम बात। यहाँ से ए को हटा दो, यहाँ ई रहेगा। जब यहाँ पे ई रहेगा तो यहाँ पे आपका ई नहीं रह सकता, यानी कि यहाँ पे ए रहेगा। और दोनों सेम दिशा में है, तो सेम दिशा होने का मतलब पता नहीं चलेगा आपको कि ये अंदर है कि बाहर है। सेम दिशा में है, हो सकता है दोनों बाहर हो सकता है दोनों अंदर हो। तो सवाल पूछता है डायरेक्शन ऑफ डी निकालिए। हमें तो ए और ई का डायरेक्शन नहीं मालूम, हम डी कैसे निकाल पाएंगे। यानी कथन ए के माध्यम से हम नहीं कह सकते कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, यानी पहला तो पर्याप्त नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 पढ़ लेते हैं एक बार। सी जो है बी की विपरीत दिशा में अभिमुख है। सी जो है वो बी के विपरीत दिशा में है। अगर बी अंदर की तरफ देख रहा है तो सी बाहर देख रहा है। ठीक है, ये मुझे पता चल गया कि सी का जो है वो आउट साइड देख रहा है, आउटर देख रहा है। ठीक है, ओके।
डी जो है सी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। डी जो है, अगर सी बाहर दिख रहा है, मुझे बताओ, तो सी के बाएं दूसरे स्थान पे अगर ये बाहर यहाँ पे, अगर मैं सी को यहाँ बिठाऊं और ये बाहर दिख रहा है मान लो, तो इसके बाएं दूसरे स्थान पे कौन होगा? ये पोजीशन होगा, ये वाला। यानी यहाँ पे तो हम बिठा नहीं सकते। यानी एक बात तो फिक्स है भाई साहब कि सी हमारा यहाँ पे तो नहीं है। इसका मतलब सी अगर बाहर दिख रहा है तो सी हमारा यहाँ बैठा है। इसके बाएं साइड आएंगे दूसरे स्थान पे, डी हमारा यहाँ बैठ गया। लेकिन हमें सबका सीटिंग का तो पता चल गया, लेकिन डी का डायरेक्शन का पता नहीं चला, कुछ नहीं कहा गया, है ना। कथन 2 में भी कुछ नहीं कहा गया। यानी मैं कह सकता हूं कि एक और दो दोनों कथन मिलकर भी इस सवाल का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हमको डी का सीटिंग का तो पता चल गया, लेकिन डी का हमको दिशा मालूम नहीं चला, डायरेक्शन मालूम नहीं चला। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। पहला सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल। हम लोग एक सेफ्टी केस लेके चल रहे थे कि और भी कुछ करेंगे, लेकिन इसका कोई फायदा मुझे हुआ नहीं, और एक सर्कल से ही काम मेरा पूरा हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते नंबर 2 पे चलते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल से हम लोग कर चुके हैं। आगे बढ़ते नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है, ये देखिए आपका आ चुका है इनइक्वालिटी का सवाल। तो यहाँ पूछ रहा है कि निष्कर्ष दिखाइए। निष्कर्ष 4 है। एस छोटा है एम से, एस छोटा है एम से, एस किधर एम किधर, एस इधर एम इधर, सबकी दिशा सेम दिशा में, कोई दिक्कत नहीं। इस वाले कंडीशन में क्या बोलते हैं, इसका प्रायोरिटी ज्यादा होता है। मैं मतलब बोल सकता हूँ कि एम जो है छोटा है एस से, यानी कि एस की तरफ मुंह खुला हुआ है, यहाँ पे एस की तरफ छोटा है, मतलब ये नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 देख लेते हैं जरा। नंबर 2 क्या बोलता है भाई साहब? नंबर 2 बोलता है कि एफ इज इक्वल टू एस, एफ इधर और एस इधर, यानी दोनों का सेम दिशा। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि एफ छोटा है और इक्वल भी हो सकता है एस के। केवल इक्वल हम नहीं बोल सकते, दोनों केस पॉसिबल है। तीसरा बोलता है कि आई बड़ा है जे से, आई इधर और जे इधर, इन सब का आप देखेंगे दिशा बिल्कुल सेम है, कुछ भी टेंशन नहीं है इसमें। यानी सबसे बड़ा प्रायोरिटी किसका होगा? इसका प्रायोरिटी हो जाएगी। यानी आई छोटा है जे से, ये बोलेंगे हम। अब ये, और ये सवाल कह रहा है कि आई बड़ा है जे से, यानी कि नहीं ले सकते। आओ जरा चेक करते हैं, एम और डी का चेक कर लेते हैं। वेयर इज एम, हेयर इज एम, एम और डी। आप देखो यहाँ पे एम है, फिर ये है और फिर ये डी है, सेम दिशा में, कोई दिक्कत नहीं। मतलब मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों के अंदर प्रायोरिटी इसकी होती है, यानी कि एम छोटा है डी से, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। मतलब केवल निष्कर्ष 4 हमारा सत्य है। ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया सवाल, लेकिन आसान सवाल। आगे बढ़ते नंबर 3 पे आते हैं। रीजनिंग का तीसरा सवाल आपके सामने आ चुका है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं क्या बोलता है कि ये कथन है, आपको उसके अनुसार इसका रीजन क्या हो सकता है आपको वो देखना है। ठीक है, इस कथन का रीजन क्या हो सकता है आपको देखना है। ठीक है, बिल्कुल। भारत में बड़े शहरों ने देश के ग्रामीण हिस्सों में प्रवासी आबादी को आकर्षित किया है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के 6 सबसे बड़े महानगर यानी कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता और हैदराबाद में लगभग 48% निवासी प्रवासी है। मतलब कहा गया है कि दूसरे स्टेट से आने वाले लोग हैं 48%। ठीक है, इन 6 महानगरों की बात अगर की जाए तो इसका रीजन क्या हो सकता है? देखो, शहरों में बेहतर भविष्य और आर्थिक संभावना की उपलब्धता के कारण प्रवास होता है। बिल्कुल, गांव के लोग शहर में इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मेरी जो आर्थिक संभावना है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारी बढ़िया हो सकता है, मेरा फ्यूचर बढ़िया हो सकता है, मेरे बाल बच्चे की फ्यूचर अच्छी हो सकती है। सो वन इज द रीजन। एक तो रीजन हमारा बिल्कुल है, पहला रीजन तो बिल्कुल हमारा है। और जो सेकंड पढ़ते हैं, प्रवास इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति यात्रा करना और नए शहरों को देखना पसंद करते हैं। अरे नहीं भाई, नए शहरों को देखने के लिए इंसान प्रवास नहीं करता। ठीक है, हर इंसान को ब्लॉगर नहीं बनना है। ठीक है, ये एक बड़े अमाउंट की बात हो रही है, बड़े मेजोरिटी की बात हो रही है। सबको नए शहर देखने की शौक नहीं होती, पैसे होने चाहिए घूमने के लिए। ठीक है, तो प्रवास इसलिए नहीं होता, सिर्फ ये रीजन हमारा बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि ओनली वन इज द पॉसिबल रीजन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये भी आपका एक आसान सवाल ही है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 पे आते हैं। नंबर 4 क्या बोलता है भाई? आप देखिए यहाँ पे कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आने वाला मान लगभग अप्रोक्सीमेट क्या होगा। ठीक है, और जरा चेक कर लेते हैं, ये प्लस में और ये प्लस में दोनों को जोड़ेंगे तो 49 और 9 58, और फिर पूरा हम 10 जोड़ देते हैं ना, तो 59.85, लेकिन 0.03 कम कर लेंगे, 59.82। क्या मैं सही हूँ? माइनस 5.31, अगर हम कम करेंगे तो 54.51। ठीक है, अगर आपसे कह रहा है अप्रोक्सीमेट, यानी कि आपको डेसिमल को हटाना है। मतलब अगर
इस 5 1 के बदले सिर्फ 5 लिख सकता हूँ, और अगर 5 हो या 5 से ज़्यादा हो तो पहले वाले में एक जोड़ देते हैं, यानी कि 55 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अप्रोक्सीमेट आप देख सकते हैं 14.51 के नज़दीक कौन सा है, 55 है। आज जरा इसको चेक करते हैं कि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, यानी कि पहले हम लिखते हैं 113, फिर आप देखो 4 217, फिर 7, मैं ऐसा ही करता हूँ, साइन को मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, देखो जरा, प्लस और माइनस को चेंज कर रहा है, प्लस यहाँ पे और यहाँ हो जाएगा माइनस, यानी कि 4 के बाद प्लस, यहाँ लगा दो माइनस। गुणा और भाग को चेंज करो, यानी कि भाग की जगह गुणा कर लो, ठीक है, और गुणे की जगह भाग कर लो। अब तुम्हें आंसर निकालना पड़ेगा। 7 से करेंगे 7 तरीके 21 और ये 1 प्लस गुणा कर लो, 1 चौका 400, 13 चौका 52, यानी कि 452, ठीक है, और माइनस कर लो आप 4। अगर आप जोड़ेंगे तो 452 प्लस 27 आएगा, यानी कि 479 इज द रिक्वायर्ड आंसर। बहुत ही आसान सवाल। नंबर 6 आ चुका है। एक पंक्ति में निश्चित संख्या में व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख है, ठीक है भाई, ओके। उत्तर की ओर आपको दिशा का ज्ञान तो होगा, मुझे मालूम है कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये नॉर्थ है, और ये साउथ है, ठीक है। तो उत्तर की ओर बैठे मतलब इस दिशा में लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। एन पी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। आओ जरा बनाते हैं चार्ट। एन जो है वो पी के बाएं तीसरे स्थान पे बैठा है, पी 1 2 3, यानी कि एन यहाँ बैठा है। एम जो है एन के बाएं तीसरे स्थान पे, तो 1 2 3 एम यहाँ बैठा है। ओ जो है एम के बाएं तीसरे स्थान पे, क्या पूछ रहा है यार ऐसे सवाल थोड़ी पूछते हैं। ओ और एन के बीच में मैं एम बैठा है, ओ और एन के बीच में एम बैठा है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और पी के बीच में एन बैठा है, एम और पी के बीच में, एम और पी के बीच में एन बैठा है, बिल्कुल ठीक। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो बैठे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। धत, इतना गंदा सवाल यार। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इज द आंसर। बहुत ही आसान सवाल, बहुत बेहद ही आसान सवाल। नंबर 7, क्यू आर की माँ है, क्यू जो है वो आर की माँ है, पी जो है क्यू का पति है, तो ऐसे बनाते हैं ना, पी जो है वो क्यू का पति हो गया, एस आर का भाई है, यानी कि एस के बारे में कह रहा है कि भाई है, आर का मुझे नहीं पता, ठीक है, कि लेडीज है कि जेंट्स है, बट एस पता है कि उसका भाई है। पी का एस से क्या संबंध है, पी का एस से क्या संबंध है, एस से हमको देखना है पी की तरफ। आप मुझे बता, दोनों शादीशुदा हैं, मतलब ये पिता है और ये माँ है, तो बोल सकता हूँ कि पी क्या हो जाएगा, पिता, ठीक है। बहुत ही आसान। आगे बढ़ते हैं, 8 पे आते हैं। आपको संबंध चेक करना है कि किस प्रकार संबंधित है। भीड़ जो है सघन, दोनों क्या है, सिनोनिम्स है। अगर इंग्लिश की बात करें, भीड़ और सघन क्या हो जाएगा, बिल्कुल डेंसिटी जिसकी हाई होती है। ढलान का मतलब क्या हो जाएगा, तीव्र ढाल, ठीक है। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। दिस क्वेश्चन डज नॉट डिजर्व टू बी इन द मेंस पेपर, ठीक है। आइए देखते हैं इसका मतलब। ये फिर सवाल आ चुका है, और ये आप देखेंगे 5 गुणा 5 25 होता है, और 2 गुणा 5 10 होता है। क्या ये लॉजिक है? इतने आसान लॉजिक आपको दे रखे हैं क्या पेपर में? 2 इंटू 5 10 होता है, क्या पहले 2 को मल्टीप्लाई करके चेक करना है? आज जरा चेक कर लेते हैं। 7 तरीके 21 नहीं है, 9 27 नहीं है, 16 नहीं है। ओहो, सोल्यूशन क्यों करा रहा हूँ मैं ऐसे सवालों का, ठीक है। आओ देखो जरा, ये आपका क्या एजम्पशन हो सकता है। एजम्पशन वाले सवाल आपके सामने आ चुके हैं। पहला देखो सवाल क्या बोलता है कि भारत में ईंधन की कीमत में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है उसकी कीमत, तो उसकी कीमत में वृद्धि की कोई ऊपरी सीमा नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जो फ्यूल्स है, इतने सारे फ्यूल्स है, सबके जो प्राइस है वो बढ़ रहे हैं, उसका क्या अनुमानित रीजन हो सकता है, आप देखेंगे। तो केंद्र और राज्य सरकार ने ईंधन पर अब विशेष करों में कटौती नहीं की है। कटौती करने की वजह से थोड़ी बढ़ रहा है। अगर टैक्स में कटौती कर भी दे सरकार, तो क्या फ्यूल की प्राइस नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये फ्यूल खत्म होने वाली चीजें हैं। तो धीरे धीरे लोगों के पास जो है क्या होता है, गाड़ी बढ़ रहे हैं, ठीक है, सुविधाएं बढ़ रही है, तो फ्यूल्स की संख्या तो बिल्कुल कम होगी ना, सॉरी, फ्यूल्स की मात्रा तो बिल्कुल कम होगी। यानी ये जो है ईंधन का प्राइस टैक्स में कटौती का रीजन तो नहीं है। प्राइस का बढ़ जाना कटौती रीजन तो नहीं है, आपको मालूम है, यानी कि पहला नहीं हो सकता जंक्शन। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगाई का प्रभाव ईंधन की बढ़ती कीमतों पर के लिए उत्तरदायी है। क्या ये महंगाई बढ़ने से ईंधन का कीमत बढ़ रहा है क्या? नहीं भाई, महंगाई सिर्फ रीजन नहीं है।
और बहुत सारे फैक्टर हैं, सिर्फ ये रीजन नहीं बोल सकते इसको महंगाई के बढ़ाव बढ़ने से नहीं हो रहा है। यानी आप देखेंगे दोनों ही अनुमान क्या है, सत्य नहीं हो सकता। ये अनुमान बिल्कुल हम नहीं कह सकते कि महंगाई बढ़ने से ईंधन का जो है वो कीमत बढ़ रही है, नहीं। ठीक है, यानी कि ना तो अनुमान 1 नहीं अनुमान 2 इस सवाल का आंसर है। आप देखेंगे आसान, इन्होंने भाई साहब ने 1 चूज किया है, दोनों सत्य मान रखा है, पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और 11 पे आते हैं। आप देखेंगे हॉकी नाम का कोई वर्ड दे रखा है, इसका दूसरा, चौथा, पांचवा और छठा, दूसरा, चौथा, पांचवा और छठा, यानी कि OKEY बाएं से दाएं गिनने पर अक्षरों का उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण अंग्रेजी के शब्द बनाए जा सकते हैं? प्रत्येक शब्द, प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार उपयोग किया गया हो। अगर एक ही बार उपयोग करेंगे तो ओके इज द ओनली वर्ड, ओके इज वन वर्ड। अगर आप देखेंगे इसके अलावा और कोई वर्ड बन सकता है क्या? अगर सिर्फ ये होता तो की बन जाता, लेकिन 4 है, नहीं बन पाएगा। अच्छा, योक बनेगा क्या? YOKE, नहीं, ये वर्ड नहीं होता। योल्क जो होता है अंडे की जर्दी, ये होता है योल्क। यानी कि हमारा ऑप्शन देखो सिर्फ एक है, यानी कि दूसरा वर्ड नहीं बनने वाला है। बाकी आप एक बार और ट्राई करके देखना कि क्या ये ओके के अलावा और कोई वर्ड बन रहा है क्या। ठीक है, यानी कि ओके कितना बार लोग ऐसे भी लिखते हैं और ओके ऐसे भी लिखते हैं, तो मुझे दिमाग में सिर्फ यही आ रहा है कि ओके इज द वर्ड। बाकी एक अगर आपको कुछ और वर्ड दिखे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं और 12 पे आते हैं। आसान सवाल ही बोलेंगे इसको। 12 पे आते हैं, ये बढ़िया सवाल होने की उम्मीद है, बिल्कुल बढ़िया सा सवाल उम्मीद करते हैं। ठीक है, फिगर वाले सवाल आ गए। आपको देखना है कि इस फिल्म द ब्लैंक्स में क्या आने वाला है। तो आओ जो लॉजिक समझते हैं, आप एक बार देखो ध्यान से, आपको कुछ ना कुछ पता चलेगा। डब्बा पहले यहाँ था, अब वो डब्बा दूसरे वाले केस में देखो राइट में चला गया। ठीक है, ये डब्बा उठ के यहाँ आ गया, यहाँ पे। ठीक है, ये डब्बा उठ के वहां आ गया। ठीक वैसे यहाँ से एस उठ करके यहाँ आ गया, फिर यहाँ से टी उठ करके यहाँ आ गया, यानी कि यहाँ से पी उठ करके यहाँ आने वाला, ये तो फिक्स है। ओके, अच्छा एक और बात, अच्छा ये एस कहाँ से आ रहा है, वो लॉजिक को ढूंढना बहुत जरूरी है। ये एस कहाँ से आ रहा है? तो आप देखेंगे पहले वाले में एस जो था वो इस सेकंड लास्ट पोजीशन पे था, यहाँ से उठ के नीचे आ रहा है। टी यहाँ था, उठ के यहाँ पे टी आ गया, देखो यहाँ पे। पी यहाँ था, उठ के नीचे आ गया, देखो यहाँ पे। आर यहाँ था, उठ के नीचे आ जाएगा। तो आओ पहले दो चीज चेक कर लेते हैं कि पी यहाँ पे और आर यहाँ पे किस किस में है। पी यहाँ तो है लेकिन एस नहीं है, गलत। आओ जरा आगे बढ़ते हैं, चेक कर लेते हैं। पी और आर है बिल्कुल, पी और आर है बिल्कुल। हालांकि इन दोनों केस में अगर आप देखेंगे तो टी एस डब्बा और टी एस डब्बा, पी आर, यानी सब कुछ सेम है, सिर्फ तीर का अंतर है। ओके ओके, 4 चेक कर लेते हैं, पी और आर है कि नहीं। पी है लेकिन आर नहीं, मतलब 4 नंबर भी नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया, क्लैश हुआ है सिर्फ 2 नंबर और 3 नंबर में। आओ जरा चेक कर लेते हैं तीर किधर होगा। अगर तीर पता चल गया तो मेरा काम तो हो जाएगा। आप देखेंगे तीर का दिशा हर बार चेंज हुआ है, हर बार चेंज हुआ है, यानी कि अगला वाले केस में ऐसे तो नहीं हो सकता। ठीक है, इसके अलावा जो भी आप कह लो वो तो होगा। यानी आप देख लो, थर्ड वाले केस में मैंने पहले देख लिया था कि सेम दिशा में है, यानी कि 3 नंबर तो नहीं हो सकता। आखा देखते दो, इसका आंसर कैसे है, लॉजिक क्या है इसका। आप देखेंगे इसको यहाँ से क्लॉकवाइज घुमा गया 90 डिग्री, फिर यहाँ से देखेंगे क्लॉकवाइज घुमाया गया 90 डिग्री, ठीक वैसे ही यहाँ से घुमा दिया गया, फिर यहाँ से घुमा दिया गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं आप, तो सिर्फ 90 का एंगल नहीं घुमाया जा रहा है बल्कि 180 घुमाया जा रहा है। हो सकता है कि लॉजिक हो कि 4 केस के बाद 5वें केस में 180 घुमा देंगे, ऐसा लॉजिक है। लेकिन सेम डायरेक्शन तो नहीं होगा, सेम डायरेक्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज राइट एंगल, सॉरी इज द राइट आंसर। ठीक है, सो ये बढ़िया सर मुझे लगा। बाकी आप बताना। नंबर 13 पे आते हैं। नंबर 13 क्या बोलता है, फिर से आ चुका है भाई, परस्पर चेंज करने वाला। पता नहीं इस तरह के सवाल पूछते क्यों हैं यार, ये टाइम वेस्ट सवाल होता है। ठीक है, आप खुद से भी कर सकते हो, प्लस और माइनस को चेंज कर दो। प्लस यहाँ है तो माइनस कर दो, और माइनस यहाँ है तो प्लस कर दो। क्या करना है इसमें, और गुणा भाग को पलट दो, यानी भाग है तो गुणा कर दो, और यहाँ गुणा है तो भाग कर दो, बाकी आप सॉल्व कर दो। ठीक है ना। तो आप देखेंगे 16 × 3 = 48, 3 3 9 यानी कि 489, -147, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 21, क्या बिल्कुल, और +1, यानी कि दिस और दिस को जोड़ोगे 490 - 21 यानी कि 469 इज द राइट आंसर। इस तरह के सवाल पूछते हैं क्यों मेंस वाले भाई,
ठीक है, और बोलेंगे कि भाई बहुत बढ़िया सवाल मैंने सेट किया है। ठीक है, मुझे तो गुस्सा आ रहा है कि मैं क्यों करवा रहा हूँ ये सब। ठीक है, ये देखो जरा फिगर वाला फिर सवाल आ चुका है। इसमें कौन सा संबंधित नहीं है आपको चेक करना है। तो आओ जरा देखते हैं कि क्या गड़बड़ी है। ठीक है, तो आप देखेंगे सबके सेंटर में ना, सबके सेंटर में आप देखेंगे एक सर्कल बनाया गया है। लेकिन बी वाले केस में सर्कल नहीं बल्कि स्क्वायर है। यानी कि इसमें आप देखेंगे तो थोड़ा डिफरेंट मुझे दिख रहा है। लेकिन और भी कुछ गड़बड़ी है क्या? ऐसे सिर्फ एक केस देख के आप नहीं कह सकते कि बी नंबर आंसर होगा। ठीक है, आपको लगेगा सर आप ऑप्शन देके बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आज आप और करके देखते हैं तरीके और क्या हो सकते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 अंदर वाले में 6 फेसेस है। एक मिनट रुकना जरा। हाँ, तो ये बोल रहा था मैं कि अंदर में ये 6 फेसेस है और बाहर में देखोगे तो 3 3 6 2 8, अंदर 8 फेस, सॉरी बाहर 8 फेसेस है। यहाँ पे 3 फेस है और यहाँ पे 3 और 4 7, यहाँ पे 7 फेसेस है। यहाँ पे 4 फेस और यहाँ पे देखो 4 2 6 फेस। यहाँ पे देखो 5 फेस और यहाँ देखो 3 और 3 6 एक 7 फेस। यहाँ देखो 3 फेस और यहाँ देखो 5 फेस। यहाँ से मुझे कुछ तो लॉजिक दिख गया है। अब फर्स्ट में देखो, थर्ड में देखो, 4 में देखो और 5 में देखो, चारों में 6 और 2 में 2 का डिफरेंस है। 7, सॉरी 6 और 4 में 2 का डिफरेंस है। 7 और 5 में 2 का डिफरेंस है। 5 और 3 में 2 का डिफरेंस है। लेकिन इसमें आप देखोगे तो 4 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस आप दो बी में 2 बार चेकआउट कर चुके हो, यानी कि सर्कल भी नहीं है और जो आउटर इसका कवर करने वाला जो शेप है उसमें 4 साइड्स का डिफरेंट है। यानी कि बी इज द ओनली आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और नंबर 15 पे आते हैं। क्या बोलता है प्रश्न? ये बोलता है कि किशोर का सुजाता से क्या संबंध है। किशोर का सुजाता से। ठीक है, क्या सिर्फ एक से आवश्यक है, दोनों आवश्यक है? आपको वो चेकआउट करना है। बड़े मजा आता है इस तरह के सवाल करने में। आप देखेंगे नव्या किशोर की पुत्री है। नव्या किशोर की पुत्री है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे देखो किशोर यहाँ पे लिख रहा हूँ। किशोर के बारे में नहीं पता कि मेल है कि फीमेल, नाम पे मत जाना। ठीक है, सिर्फ नव्या के बारे में कहा गया है कि नव्या जो है ना वो पुत्री है। यानी इसको हम राउंड कर सकते हैं। ठीक है ना, ये पुत्री हो गई भाई। विनीता किशोर की पत्नी है। अब जैसे ये फिक्स कर दिया कि विनीता भाई साहब पत्नी है, तो ऑफ कोर्स ये पति तो होगा ना। अब कंफर्म हुआ कि किशोर मेल है। सिर्फ सवाल पढ़ के और नाम देख के आप नहीं कह सकते कि मेल है। ठीक है, अब मुझे बता क्या ये पहला पढ़ के क्या किशोर का इससे संबंध मालूम चलता है क्या? किशोर का सुजाता से कहीं है ही नहीं सुजाता इस केस में। यानी कि सिर्फ एक तो पॉसिबल नहीं है। सिर्फ एक से इसका आंसर हम नहीं बता सकते। आओ जरा सेकंड पढ़ते हैं कि अमन नव्या का भाई है। वेर इज अमन? अच्छा, ये अमन, नव्या इधर है, अमन यानी कि भाई होने का मतलब है। इसको हम रेक्टेंगल शेप दे सकते हैं। सुजाता अमन की इकलौती पुत्री है। वेर इज अमन? यहाँ पे अमन की इकलौती पुत्री हो गई भाई सुजाता। ठीक है, अब यहाँ से इन दोनों को जब मिला दिए तब जो है किशोर का सुजाता से संबंध हम बता सकते हैं। किशोर यहाँ पे है फर्स्ट वाले केस में, सुजाता यहाँ पे है सेकंड वाले केस में। यानी कि इन दोनों को मिला के बता सकते हैं कि सुजाता का, ये देखो ये इसका हो गया पिताजी, और पिताजी के पिताजी यानी कि दादाजी। यानी मैं कह सकता हूँ कि सुजाता से किशोर का संबंध क्या है कि सुजाता के दादा हो गए। यानी कि दोनों मिल करके आवश्यक हैं इस सवाल का आंसर देने के लिए। बहुत ही बढ़िया सवाल, ये आपका बढ़िया सवाल मुझे देखने को मिला है। ये साइलोगिज्म का आपका बढ़िया सवाल आया। ठीक है, ये मेंस को डिजर्व करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 16 पे आते हैं। 16 पे आते हैं, फिर से आ गया आपका सवाल। ठीक है, क्या बोलता है आपके, क्या बोल रहा है भाई कि डी के स्थान पे क्या होना चाहिए? अच्छा, पहली बात मुझे ये दिख रही है ना कि ये देखो और फिर ये देखो, दोनों में क्या है? अपोजिट का। हाँ, मिरर इमेज है। अगर मैं ऐसे बात करूँ, इसके नीचे में अगर ऐसे लगा दूं मिरर इमेज तो ऐसा दिखेगा। ठीक वैसे इसका लगाओगे मिरर इमेज तो कैसा दिखेगा? इसका अपोजिट, यानी कि एक नंबर तो नहीं हो सकता। पहली बात मैं एलिमिनेट करूंगा, ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है। चौथा देख लेते, चौथा क्या बोलता है? ये भी हो सकता है। मतलब दोनों को मुझे चेकआउट करना पड़ेगा, 3 और 4 चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जरा देखो ये वाला पोजीशन यहाँ पे आ चुका है। मतलब इन दोनों में अगर मैं ऐसे लगा दूं मिरर ऐसे, तो आप देखोगे ऐसा दिखाई देगा, दिखाई देगा ना। ठीक वैसे ही अगर पी के सामने ऐसा लगा दूं मिरर में, तो ये पी वाला ऐसे दिखाई देगा। मुझे लगता है कि ऐसा दिखाई देना चाहिए। ठीक है,
यानी इस पोजीशन पे तो नहीं आएगा। ठीक है, मैंने गलती बता दिया, मुझे लगता है कि पी ऊपर वाला जो नीचे दिखाई देगा। ठीक है, यानी कि पोजीशन यही होगा, आपको फिक्स है ना कि यहाँ पे तो नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे तो नहीं आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 3 ये भी आपको आसान देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं और नंबर हम आते हैं 17 पे। ठीक है ना, क्या बोलता है कि कौन सा शब्द युग्म उस समूह से संबंधित नहीं है, ग्रुप से संबंधित नहीं है। अवलोकन करना मतलब देखना होता है, मतलब दोनों क्या हो जाएगा साइनोनिम्स। ढोना मतलब कैरी करना, लिफ्ट करना, सेम चीज है। ट्रैवल करना, टूर करना, सेम चीज है। यानी क्लोज और डिस्टेंस ये दोनों क्या हो जाएगा अपोजिट। दोनों क्या हो जाएगा भाई अपोजिट। इंग्लिश की भाषा में बात करें तो ये दोनों एंटोनिम्स हैं और बाकी तीनों की तीनों साइनोनिम्स हैं। ठीक है, बाकी आप समझदार हो। आगे बढ़ते हैं, 18 पे आते हैं। प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आना चाहिए आप देखेंगे, पहले लिखता हूं मैं बड़ा बड़ा 18, 74, 298, 1194 और 4778 इस पोजीशन पे क्या होगा। ठीक है, आप यहाँ से यहाँ पे अगर जाएंगे तो देखेंगे क्या चेंजेस हुए हैं। तो 18 गुना 4 72 प्लस 2। ठीक है, फिर यहाँ से अगर यहाँ जाएंगे तो 7 चौको 28, 6 चौको 16, 296। ओके, इंटू 4 प्लस 2 यहाँ भी किया गया। ठीक, वैसे भी अगर आप यहाँ देखेंगे तो 300 गुना 4 1200, 8 कम किया 92। अरे वाह वाह वाह, इंटू 4 प्लस 2। ठीक, वैसे भी उम्मीद है कि ये इंटू 4 प्लस 2 ही होगा, तो यहाँ भी मुझे इंटू 4 प्लस 2 करना पड़ेगा। इंटू 4 करो जरा, इंटू 4 करो तो कितना हो जाएगा। लास्ट में आप चेक कर सकते हो कि अगर इंटू 4 किया तो 8 चौका 32 आएगा, और 2 हमको जोड़ना भी तो है, यानी कि अंतिम डिजिट 4 आने वाला है। अंतिम डिजिट सिर्फ 4 इस वाले केस में है, बाकी आप गुना करोगे तो मुझे लगता है कि इंटू 4 प्लस 2 करने पे 19114 ही आने वाला है। ठीक है, आसान सवाल। 19 पे आते हैं भाई। 19 क्या बोलता है, ये आपका आ चुका है। अच्छा, वो मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि साइलोगिज्म का सवाल है, वो साइलोगिज्म नहीं है भाई। ठीक है, वो तो ब्लड रिलेशन का सवाल था ना। ठीक है, मुझसे गलती हो गई, मैंने वहाँ साइलोगिज्म लिख दिया। ये है साइलोगिज्म। कुछ कलम किताबें हैं, अगर आप देखेंगे तो कुछ कलम के बारे में कह रहा है। अगर कुछ कलम को ऐसे दिखाऊं, कुछ कलम किताब है, ये वाला जो हिस्सा है ना कुछ कलम का, वो किताब भी है। सभी किताबें कार है, मतलब ये पूरा किताब किसी कार के अंदर आप देखेंगे शामिल है। और कुछ कारें क्या है, चम्मच है, मतलब कार का जो कुछ हिस्सा है ना वो चम्मच है। चम्मच, यानी कि आप देखेंगे ये वाला हिस्सा चम्मच है। कुछ चम्मच कलम है, ये निष्कर्ष है क्या। कुछ चम्मच कलम है, बिल्कुल नहीं। इससे क्या संबंध है, वो तो इतना ही दूर तक है ना। पहला गलत है। और कुछ किताबें कलम है, कुछ किताबें कलम है, बिल्कुल ये वाला केस में कुछ किताब भी कलम है, कुछ कलम भी किताब है, यानी कि दूसरा क्या है, अनुसरण करता है। आसान। आज इसको देखते हैं कि ए है, क्यों लिखूं मैं दोबारा। ठीक है, फिर आलसी करते हैं ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है। सो अगर ये 20 है तो क्या होना चाहिए। मुझे बड़ा अजीब लगता है इस तरह का सवाल, कोई बात नहीं, बढ़िया होते हैं। ठीक है, अगर मैं 1 2 3 4 5 में लगाऊं, 1 2 3 4 5 में लगाऊं, 1 2 3 4 5 यहाँ में लगाऊं, आई छूट रहा है ना 3, कुछ तो मिस्टेक कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैं फिर से यहाँ पे कुछ कर रहा हूँ। बढ़िया सवाल लगता है। अच्छा, मैं काम करता हूँ ना, पहले इसको मैं लिख देता हूँ। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ कैसे, मैं लिख रहा हूँ ए को 1 लिख रहा हूँ। ठीक है, ए स्पेस खाली है, फिर ये 4 6 ऐसे में लिख रहा हूँ। ठीक है, ऐसे 4 6, फिर आप देखेंगे 7। ठीक है, फिर आप देखेंगे 9, फिर स्पेस खाली, फिर 12, फिर 13, 15, 16 ओपी डबल स्पेस। ठीक है, यू हो गया 21, फिर 22, फिर आप देखेंगे 22 के बाद ये कितना 24 है। ओके, फिर 20 वाई कितना, एक्स डब्ल्यू वाई एक्स यू भी डब्ल्यू एक्स एक्स वाई, यानी कि 25 है ये। और ये हो गया फिर से 1, फिर ये स्पेस, और ये हो गया 4। ठीक है, देखता हूँ क्या लॉजिक है, अगर मैं लॉजिक ट्रैक कर पाऊँ तो अभी यहाँ पे देखेंगे 1 के बाद स्पेस है, तो 1 2 4 5 6।
अच्छा मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ यहाँ पे देखो, 4 6 लगातार, 7 9 लगातार, 12 13 15 16 21 22 24 25, कुछ तो यहाँ पे ट्रैकिंग वाला सिस्टम है, ठीक है? यानी लगातार के बाद आप देखेंगे 1 का गैप है। अच्छा मैंने मिस्टेक किया ना यहाँ पे, 4 6 लगातार थोड़ी होता है, ठीक है? मिस्टेक हो गई मेरे से। अरे यार! पागल हो गया हूँ मैं, ठीक है? 6 7 यहाँ पे लगातार है, 12 13 15 16 ऐसे है। यानी 6 7 और 6 के बीच में कितना है? 2 का डिफरेंस है। फिर यहाँ पे देखो 7 9 का 2 का डिफरेंस है। फिर यहाँ पे देखो 12 13, तो 13 15 के बीच में 2 का डिफरेंस है। 15 16, फिर यहाँ डिफरेंस होना चाहिए 2 का, यानी कि 18 और 19 होना चाहिए यहाँ पे देखो, 18 19 होना चाहिए, तब तो यहाँ पे सिर्फ 2 का डिफरेंस आएगा। बहुत बढ़िया। फिर 21 22 लगातार हो गया, फिर 2 का डिफरेंस, फिर लगातार हो गया, फिर 2 का डिफरेंस, ठीक है? फिर लगातार हो जाएगा यानी कि 2, फिर यहाँ 2 का डिफरेंस, ठीक है? ठीक वैसे ही अगर मैं यहाँ देखूँ, 7 का जब 2 डिफरेंस हो गया है, 9 1 10 होगा, फिर यहाँ पे 2 का डिफरेंस, ओके। जब यहाँ 2 का डिफरेंस हो गया है, यानी ये लगातार रहा होगा पहले, यानी कि 3। अब जो हमने भरा है वो क्या-क्या भरा है आप देखो ज़रा। 3 का मतलब क्या होता है? C, 10 का मतलब हो जाएगा J, 18 का मतलब हो जाएगा RST, हाँ बिल्कुल, S, और 2 का मतलब हो जाएगा B। ये आपका बढ़िया सवाल मुझे लगा, ठीक है? दिमाग हिला दिया भाई, ठीक है? बढ़िया, बहुत बढ़िया। 21 पे आते हैं। एक निश्चित भाषा में बटर को ऐसे लिखते हैं, तो थियरी को कैसे लिखेंगे? डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ कैसे? आप देखो, 2 है, 21 है, 20 है, 20 है, 5 है, RST 18 है, 2 का 3 है, WXYZ यानी कि 23 23 19 3 O 15, ठीक है? अगर चेंज देखते हैं, 2 + 1, ये आप देखेंगे +2, ये आप देखेंगे +3, ये क्या है भाई? -1 -2 और -3। बहुत ही आसान सा लॉजिक है। लेटेंट के लिए पहले +1 करेंगे, L के बाद M आएगा, +2 करेंगे, C आएगा, +3 करेंगे, U भी W आएगा, -1 करो D आएगा, -2 करो L आएगा, -3 करो Q आएगा। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 22 पे चलते हैं। फिर से वही चीज़ आ गया। ये सब मैं नहीं कर रहा, बहुत ही आसान है, ठीक है? एक ही मेंस पेपर में इस तरह के 3-3 सवाल आ गए यार, घटिया तरह के, ठीक है? जब नीचे दिए गए आरेख को घन के आकार में मोड़ा जाता है तो कौन सा प्रतीक इसके विपरीत होगा? इस ये कहाँ पे है देखो ज़रा। ये मुझे दिख रहा है ये वाला, इसके विपरीत क्या होगा? जब भी ये ओपन वाला डाइस होता है, आपको मालूम है ओपन डाइस, आपने पढ़ा होगा ना ओपन डाइस, ये ओपन डाइस है ना, तो ये वाला इसके अपोजिट होता है और ये वाला इसके अपोजिट, और ये जो इस साइड है ना, वो इस साइड के अपोजिट होता है, मालूम है आपको? यानी कि मैं कह सकता हूँ कि उल्टा ट्रायंगल इज द अपोजिट ऑफ दिस, जो आपसे पूछ रहा है। ओनली आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही आसान, बेहद ही आसान। 4 पे आते हैं, भर लेते हैं क्या बोलता है इसमें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15, 15 है तो 3 और 2 5 पे ले जाते हैं, यहाँ लगा दिया हमने। एक काम करते हैं, फिर से यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है ना? दिक्कत बड़ा बड़ा दिखाई देगा। PR स्पेस Y डबल स्पेस RA स्पेस ZP स्पेस, सही कर रहा हूँ ना? स्पेस, फिर A स्पेस Z। क्लियर है ना? अब देखो यहाँ पे 3 और 2 5 मैं यहाँ लगा रहा हूँ, 3 और 2 5 मैं यहाँ लगा रहा हूँ, ठीक है? अब जरा मुझे एक बात बताओ, ये देखो आप, PR है तो यहाँ पे P लगाता हूँ, R यहाँ तो R यहाँ पे तो है, ये है, यहाँ पे A लगाता हूँ चूंकि यहाँ पे A है, ये Y और यहाँ Z का मतलब यहाँ पे Z है। P यहाँ पे R लगा लो, यहाँ पे A ऑलरेडी है और यहाँ पे Y और Z, यानी कि एक्स्ट्रा क्या आ गया? AZP YR Y, AZP YR Y इज द आंसर, ठीक है? 25, कार्ड को आप लिख रहे हो ऐसे, CRD, कार्ड को आपने क्या लिख दिया? 7359, ठीक है? अच्छा, सर्व को आपने क्या लिखा है भाई? 1256, और पैक को आपने क्या लिखा है भाई? 8497। तो आपसे कह रहा है कि दी गई भाषा में डी का निकालिए, डी किधर है? डी है किधर? डी मेरे पास इधर है, और कहीं डी है क्या? नहीं, यानी कि आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया सवाल होने वाला है मुझे लगता है, ठीक है? एलिमिनेट कैसे करें? तो आप जरा देखोगे, कहीं दो दो चीज मिक्स हो रही है, कॉमन कहीं दिख रहा है क्या? 7359, यहाँ 5 देखो, 5 यहाँ भी और 5 यहाँ भी है, यानी कि इन दोनों में देखो R कॉमन है ना, मतलब मैं कह सकता हूँ कि R की वैल्यू 5 के बराबर, ठीक है?
अब 5 को आप काट दो, आर को हम देखेंगे ही नहीं, आर को हम देखेंगे ही नहीं। ठीक है, मामला खत्म करते हैं। फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि क्या कॉमन है भाई। यहाँ पे 9 और 7, 9 भी और 7 दोनों कॉमन है, यहाँ से 9 और 7। तो इन दोनों में आप चेक करो कि कौन सा कॉमन आने वाला है। सी ए डी, यानी कि ए सी यहाँ भी आ गया, ए सी यहाँ भी आ गया, यानी कि 7 और 9 दोनों के लिए ए और सी कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि ए की वैल्यू 9 हो, ए की वैल्यू 7 हो सकता है कि सी की वैल्यू 9 हो, सी की वैल्यू 7 हो, कुछ भी हो सकता है, बट दोनों आपस में ही होंगे, पता है ना आपको। यानी यहाँ बच गया सिर्फ डी और यहाँ बच गया सिर्फ 3, यानी डी की वैल्यू कितनी हो गई, 3। बढ़िया सा, आगे बढ़ जाते हैं। ये देखो जरा, प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित करो। 7 1 4 8 3 5 6 आरोही क्रम में करो तो 1 3 4 5 6 7 8 कर दिया हमने आरोही में। तो आपसे कह रहा है कि जो चेंज नहीं होगा जिसका पोजीशन, वो सिर्फ 4 और 4। आप देख सकते हैं 4 जहां पहले था वहां अभी भी है, बाकी सबके पोजीशन आप देखेंगे चेंज हुआ है, यानी कि ओनली वन डिजिट इज नॉट चेंज्ड, जिसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ। इतने गंदे गंदे सवाल आए हैं। ठीक है, इसको पूरा करते हैं। तो ये जरा देखो, ऐसे रहा होगा, ऐसे, और ये यहाँ पे मिक्स हुआ होगा, और ये जाकर के ऐसे, और यहाँ पे एक गोला बन गया होगा। आओ चेक कर ले, ये होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, नहीं होगा। देखो जरा, ओनली आंसर इज दिस। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। लगता है हम लोग आखिरी पड़ाव पे आने वाले हैं। ठीक है, 7 व्यक्ति है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर के मुख होकर बैठे हुए हैं। 7 व्यक्ति हैं, उत्तर की तरफ देख रहे हैं, ये हमारा नॉर्थ का दिशा है। ठीक है, डी के बाएं केवल 3 व्यक्ति हैं। डी अगर हमारा यहाँ पे है तो केवल 3 ही व्यक्ति है, ये फिक्स है। मतलब ये जो है हमारा ये वाला सबसे लेफ्ट साइड में फिक्स हो गया, क्योंकि डी के लेफ्ट में केवल 3 ही व्यक्ति है। ये सबसे अधिक लेफ्ट में है, लेफ्टेस्ट बोल सकते हैं इसको, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, और डी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो डी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो हो सकता है कि ए हमारा इधर हो सकता है कि अगर डी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं तो ए हमारा इधर हो। दोनों केस पॉसिबल है ना। ठीक है, बी जो है वो सी के दाएं 5वें स्थान पे बैठा है। बी जो है वो सी के दाएं 5वें स्थान पे बैठा है। अच्छा, उसके आगे पढ़ लेते हैं कि जी जो है ई के ठीक दाएं लेकिन ए के बाएं किसी स्थान पर बैठा है। ए के बाएं किसी स्थान पर बैठा है, ए के बाएं किसी स्थान में बैठा है, मतलब क्या हुआ कि ए के बाएं इधर कोई हो सकता है क्या? ये ऑलरेडी सबसे लेफ्ट में यही बैठा हुआ है, तो इसके पहले और कोई तो नहीं बैठ सकता, यानी कि ए की पोजीशन फिक्स हो गई कि ये नहीं है। ए की पोजीशन फिक्स हो गई कि आखिरी है, और ये मालूम चल गया कि टोटल 7 विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी बोल रहा हूँ, 7 लोग हैं। 7 लोग तो हो ही चुके हैं, यानी कि ए हमारा फिक्स हो गया, डी हमारा फिक्स हो गया। फिर से पढ़ लेते हैं, बी जो है वो सी के दाएं 5वें स्थान पे। अगर मैं सी को यहाँ बिठाऊं थोड़ी देर के लिए, सी को यहाँ बिठाऊं, तो 1 2 3 4 5 यहाँ हमारा बी बैठेगा। अगर मैं सी को यहाँ बिठाऊंगा तो ये एक ही जगह पे आ जाएगा, यानी कि पॉसिबल नहीं है। एक ही केस पॉसिबल है, सी यहाँ पे और बी यहाँ पे। ठीक है, जी जो है वो ई के ठीक दाएं, ठीक है, जी जो है वो ई के ठीक दाएं, मतलब दोनों सटे हुए हैं और एक ही पोजीशन सटने के लिए खाली है। ठीक है, लेकिन ए के दाएं, मतलब जी के बारे में कह रहा है कि ए के सॉरी बाएं, तो बाएं तो है ही है। कौन सा बच गया बताओ, जो बच गया यहाँ बिठा दो उसको। ए बी सी डी ई एफ, एफ बच गया आपका। आपसे क्या पूछा, पंक्ति के दाएं सिरे पे कौन है? ए इज द आंसर। आगे बढ़ जाते हैं भाई। 29। अच्छा, ये आपका आ गया तार्किक और सार्थक क्रम को निरूपण करने वाला। तो ये आप खुद से भी कर सकते हैं। सबसे आखिरी में क्या बनेगा, ये धागा है, शॉर्ट पीस है, फैब्रिक है, शर्ट है, कपास, सबसे आखिरी में क्या बनेगा, शर्ट। यानी 4 होना चाहिए लास्ट में, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, स्टार्टिंग किससे करेंगे आप बताओ, स्टार्टिंग किससे करेंगे, धागा से, कपास से, कॉटन से स्टार्ट करेंगे ना। स्टार्ट तो कॉटन से करेंगे। ठीक है, यानी कि ये नहीं हो सकता। फैब्रिक से क्यों, फैब्रिक तो कॉटन का ही होता है। ठीक है, स्टार्ट तो 5 से होगा, और कॉटन के बाद 2 या 3 आपको चेकआउट करना है। 2 पे है धागा और 3 पे है फैब्रिक, तो धागा पहले आएगा।
ठीक है, आप एक बार चेक कर लेना, यानी कि 2 नंबर इज द आंसर। ऐसे सवाल पूछते हैं यार। आखिरी सवाल को जरा तवज्जो देते हैं कि आखिरी सवाल इस मेंस के लायक है कि नहीं। आओ जरा चेक कर लें, आओ जरा चेक करें। तो अगर हम देखें तो 15 गुणा 9 135 इंटू 9 किया गया, 18 गुणा 9 162 और 13 गुणा 9 117। इसको 9 से गुणा करेंगे तो 99 आएगा, ना कि 89 आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या है, डिफरेंट है। इतने गंदे भी सवाल नहीं होना चाहिए था मेंस का। मुझे लगता है कि 3 से 4 सवाल ही इस मेंस के थोड़े बढ़िया मुझे लगे हैं क्वेश्चंस। बाकी आप बताना मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं। कई सारे सवाल मेंस को डिजर्व करते हैं। ठीक है, 3 से 4 सवाल, चलो मैक्सिमम 5 मान लेता हूँ। 5 सवाल ही थोड़े से अच्छे लेवल के थे, बाकी सब आप, हाँ, पढ़ो या ना पढ़ो आप उसको आंसर निकाल सकते हो, चाहे वो फिगर का सवाल था चाहे वो कुछ भी। ठीक है। और एक सवाल था जो बीच में हमने गलती से बोल दिया साइलोगिज्म का, वो एक्चुअल में ब्लड रिलेशन का सवाल था। ठीक है, मेरे मुंह से निकल गया गलती से। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप कोई 2-3 सवाल भी आपको अच्छे लगे होंगे तो थोड़ा सा हमारे सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को, और लाइक कर दीजिए हमारे वीडियो को। ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, 1-1 घंटे की वीडियो बनाने में। आप देख सकते हैं कि मैंने टीयर 1 का पूरा वीडियो बना दिया है मैंने। ठीक है, और मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश की भी टीयर 1 का सीरीज लेके आने वाला हूँ, और उम्मीद है कि मैं कल से ही शुरू कर दूँ इस चीज़ को। ठीक है, इंग्लिश का टीयर 1 जो, सॉरी, सीजीएल 23 वाला टीयर 1 का इंग्लिश का सोल्यूशन मैं आपके सामने लेके आऊँगा। उसके बाद रीजनिंग का लेके आऊँगा। ठीक है, और चूंकि जीडी, एसएसजीडी की जो पेपर है वो होने वाले हैं आपके फरवरी मार्च में, तो उम्मीद है कि 2 या 3 दिन के अंदर मैं एसएसजीडी वाला सवाल भी मैथ्स का इंग्लिश का लेके आने वाला हूँ बहुत जल्द। ठीक है, तो आई नीड सम सपोर्ट। ठीक है, थोड़ा सपोर्ट अगर आप करेंगे ना, सो मैं हर वो चीज़ आपको सामने दे सकता हूँ जो आपको रिक्वायरमेंट होगी एसएससी फील्ड के लिए, या फिर अगर आप एसएससी के जैसा ही कोई अदर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इसमें आपको प्रीवियस ईयर सोल्यूशन में हर चीज़ देने को तैयार हूँ। ठीक है, और मुझे लगता है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जर्नी में ये चैनल बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेरे सब्सक्राइबर थोड़े कम हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं क्या ही पढ़ा देगा, क्या ही बता देगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी कभी होता है ना कि क्या बोलते हैं उसको, डार्क हॉर्स, छुपे रुस्तम। सो मुझे लगता है कि ये चैनल आपके लिए डार्क हॉर्स साबित होने वाला है। ठीक है, बोलते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका। आई थिंक दिस चैनल इज गोइंग टू बी छोटा पैकेट बड़ा धमाका फॉर यू गाइस। ठीक है, सो यू कैन सिंपली सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, थोड़ा हेल्प कर सकते हैं हमारी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आज के लिए थैंक यू बोलेंगे। ठीक है, और पढ़ते रहिए हमेशा। जैसे कि मैंने एसएससी सीजीएल 2 बार क्रैक किया है। अभी मैं दिल्ली के अंदर, आप देखेंगे कृषि भवन के अंदर, मैं सीजीए अकाउंटेंट हूँ। ठीक है, सीजीए अकाउंटेंट हूँ। सो ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको भी हर वो चीज़ मिले। ठीक है, जो आपको सपना है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।